माउंटेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। इनका एक्सपेंस जाता है 25 लाख से लेकर 80 लाख तक। 2 इंटरनेशनल पीक्स क्लाइम किए और कुछ नेशनल भी किए, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो माउंटेनिंग इजी नहीं है, प्लस गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। बहुत कुछ मिलता है उन एथलीट्स को, बट माउंटेनियर्स को कुछ नहीं मिलता है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकला और मेरे फादर की डेथ हो गई। वहाँ से ऐसा हुआ कि हाँ, मम्मी है, भाई है, तो वो लोग ऑलरेडी टूट चुके हैं, तो उन्हें मुझे संभाला है। तो किलिमंजारो थोड़ा मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैं अकेले गई थी किलिमंजारो। तो ऐसे एटीट्यूड पे आप अपने आप को फिर हाइड्रेट कैसे रखते हैं? पूरे दिन वहाँ सो नहीं सकते माउंटेन्स पे, क्योंकि आप सोगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक भाविका जी, सिद्धू मूसेवाले के गाने आप बहुत सुनते हो और बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, वो रिलेट भी करते हैं। लाइन में खड़े खड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, खड़े खड़े डेथ हो जाती। जो आपका बच्चा करना चाहता है, लड़का हो या लड़की हो, जो कुछ करना चाहता है उन्हें करने दो। नमस्ते भाविका जी। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया जी भाविका जी, स्टार्ट करते हैं। राजसमंद से लेके आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक आप गए हो। जी। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। सवाल बहुत सारे हैं, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए, ये चीज़ें आपने स्टार्ट से सोची थी या बचपन कैसा रहा आपका? बचपन से मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। लाइक स्कूल की बात करें तो जब तक मैं 8th क्लास तक थी, तब तक मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव थी। मैंने बास्केटबॉल खेल रखा है स्कूल में। बास्केटबॉल में भी मैं स्टेट नेशनल तक खेली हुई हूँ, मतलब सेलेक्ट हुई हूँ और स्टेट खेले थे मैंने। उसके बाद बास्केटबॉल छूट गया, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल मैं मतलब कि आगे खेलना था, बट वो छूटा इसलिए क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। मतलब हमारे राजसमंद में बास्केटबॉल कोर्ट्स भी नहीं थे। गवर्नमेंट स्कूल में थे, उन पे हमें खेलने नहीं देते थे। कुछ थे जिनको तोड़वा के और बंद करा दिया था। तो फिर स्कूल में शॉट पुट गेम होता था, तो मैं बस स्पोर्ट्स डे के टाइम शॉट पुट में नॉर्मली पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद जब स्कूल कंप्लीट हुआ, जब मैं कॉलेज में आई, तब मुझे शॉट पुट के बारे में पता चला। जब मैंने रिसर्च किया कि शॉट पुट प्रॉपर एक एथलेटिक्स में आता है, गेम होता है, और शॉट पुट कैसे खेलते हैं, क्या कुछ ट्रेनिंग होती है, शॉट पुट के बारे में सर्च किया और फिर मैंने शॉट पुट खेलना स्टार्ट किया। तो शॉट पुट के लिए फिर मैं हरियाणा गई थी। वहाँ से फिर मैंने शॉट पुट की ट्रेनिंग तो करती थी, यूनिवर्सिटी में खेलती थी। वहाँ मुझे कुछ माउंटेनियर्स मिले। क्योंकि वहाँ हरियाणा में बहुत सारे माउंटेनियर्स थे जो मैं ट्रेनिंग करने जाती थी। जिम हो गया या फिर स्टेडियम हो गया, तो वहाँ पर मुझे मिलते थे। तो वो बताते थे कि माउंटेनिंग एक स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट है। ऐसे ऐसे माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया जाता है और कैसे क्या कुछ क्लाइंबिंग में रहता है, क्या स्पोर्ट है वगैरह, सब कुछ वो बताते थे कि घूमने को मिलता है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर इंटरनेशनल पीक्स वगैरह क्लाइम करते हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, हमने बचपन में जिन माउंटेन्स के बारे में स्कूल में बुक्स में पढ़ा था ज्योग्राफी में कि ऐसे ऐसे एवरेस्ट होता है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो उसे लोग क्लाइंब भी करते हैं। क्योंकि हमें कभी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि जो माउंटेनिंग है या फिर क्लाइंबिंग जो है वो एक एडवेंचर स्पोर्ट में आता है। तो ये मुझे बाहर निकल के पता चला जब मैं हरियाणा गई थी शॉट पुट की ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जिन माउंटेन्स के बारे में हम बुक्स में पढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंब भी कर सकते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, तो क्यों ना इसमें भी ट्राई किया जाए। तो फिर एक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करके ट्रैक होता है, जो कि ऐसे तो 12 ही महीना खुला रहता है, बट बेस्ट टाइम होता है आप अप्रैल से लेकर जुलाई तक जाओ। वो बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे क्लाइंबर्स आते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। तो जो मेरे कोच थे उनके साथ मैं बेस कैंप क्लाइंब करने के लिए गई थी। तो तब कुछ ऐसा मतलब मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है। अगर आप ट्रैक पे जाते हो तो भी बहुत पैसा खर्च होता है, फ़्लाइट वगैरह, क्लाइंब करना, वहाँ पर रहना करना, सारे एक्सपेंसेस, प्लस आप कोई पीक क्लाइंब करोगे तो उसमें भी बहुत खर्चा होता है। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो हमने क्राउड फंडिंग वगैरह की थी एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। क्राउड फंडिंग से जो पैसे आए थे, फिर उन पैसों से फिर मैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने के लिए गई थी। और बेस कैंप ट्रैक ईजी नहीं है, क्योंकि उस ट्रैक की हाइट ही कुछ 5-5.5 हज़ार मीटर तक की है। तो वो नॉर्मल ट्रैक से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है। मतलब हाँ, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस रहते हैं। प्लस ऑक्सीजन कम होती है तो थोड़ी सी
ऑक्सीजन, बहुत से लोग जो फिट नहीं होते उन्हें ऑक्सीजन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मुझे हुआ था हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह, बट मैंने सबमिट कर लिया था और तब मुझे लगा था कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें मैं आगे अपना करियर देख सकती हूँ। तो फिर मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट कर दी, क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। तो आपने शॉर्ट पुट से जब आप हरियाणा गए तब आपका इंटरेस्ट लाइक माउंटेन्स की ओर हुआ। हमारे अभी भी जितने भी दर्शक देखते हैं उनमें से मोस्टली को लगता है कि आप हरियाणा से ही हो। तो आप राजसमंद से हैं? जी, मतलब अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हरियाणा से हो, हिसार से हो। हरियाणा हिसार मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए रहती थी। हाँ जी। मेरा होम टाउन है राजसमंद में, राजसमंद के अंदर कांकरोली, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मतलब वहीं से मेरी स्टडी वगैरह, कॉलेज वगैरह सब वहीं से हुआ है। जी। तो आपने जो माउंटेन्स के लिए मतलब जब इंटरेस्ट हुआ कि मेरे को माउंटेनिंग करनी है, तो आपको माइंड में ये नहीं आया कि क्योंकि बहुत टफ गेम है, मेंटली और फिजिकली बहुत टफनेस ही होती है, साथ में बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मतलब डील किया इन चीज़ों से कि एक बहुत टफ गेम है, एज ए गर्ल तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना कि ये मतलब सबसे जो टफ चीज़ है मैं उसी को क्लाइंब करना है मेरे को। टफ़ तो है माउंटेनिंग, मेंटली सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है फिज़िकली के साथ साथ, क्योंकि जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हो तो वहाँ पर पहली चीज़ तो आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, आपको माउंटेन्स पे सरवाइव करना है। और दूसरा वहाँ पर आपको नॉर्मल जैसे यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही माउंटेन्स पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर फिज़िकली फ़िट होने से ज़्यादा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है। तो मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी रही है जिसमें मुझे मतलब मेंटली उस मेरी जर्नी ने मुझे स्ट्रांग बना दिया है। लाइक जब स्कूल में थी तब जो मेरे मतलब मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी तो बुली करते थे। तो पहला तो उन चीज़ों से निकलना, तो वहाँ से एक माइंड सेट था कि नहीं, स्कूल पास करते ही मुझे जिम जाना है, पहले अपना वेट लॉस करना है। उसके बाद स्कूल पास आउट हुई, कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकला और मेरे फादर की डेथ हो गई। वहाँ से ऐसा हुआ कि हाँ मम्मी है, भाई है, तो वो लोग ऑलरेडी टूट चुके हैं, तो उन्हें मुझे संभालना है, तो मुझे मेंटली स्ट्रांग होना ही है। वहाँ इन चीज़ों ने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया। फिर बाद में माउंटेनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई तो वो सब पहले से मैं बनती गई स्ट्रांग, तो मेरे लिए वो कोई नई बात नहीं थी। जी। आपको क्या लगता है भाविका जी, जो माउंटेनियरिंग करते हैं उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो क्या होती है? स्टेमिना, टेक्निक या फिर पेशेंस? सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपको पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप माउंटेन पर जा तो रहे हो, आप लास्ट कैंप तक पहुंच गए लेकिन बहुत बार समिट तक नहीं पहुंच पाते वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से। तो वहाँ पर पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने शेरपा की नहीं सुनी या फिर नेचर का जो कॉल है, अगर वहाँ पर वेदर ख़राब है और आपने वहाँ पर अपना पेशेंस नहीं दिखाया, आपने वेट नहीं किया, आप बिना किसी की सुने चले गए, तो वहाँ पर आपको मतलब डेथ हो सकती है आपकी। स्टेमिना भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन नेचर के साथ, एक माउंटेन के साथ, और 8000 मीटर का पहाड़ चढ़ना या फिर 6000 5000 कोई इजी चीज़ नहीं है। लाइक आप 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर नॉर्मल चल रहे हो, यहाँ पर प्लेन पर चलना 1 किलोमीटर और एक पहाड़ पर 1 किलोमीटर चलना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक आप वहाँ पर जो इतने हाई एल्टीट्यूड में आप 2 कदम भी रखते हो ना, इतनी ज़्यादा सांस चढ़ने लग जाती है और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर बहुत। जब आप मतलब इतने हैवी बूट्स, क्रैम्पॉन्स पैर में पहन के चलते हो तो उसमें सब कुछ चाहिए होता है, स्टेमिना, एंड्योरेंस, सब कुछ। लाइक ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमें, रनिंग बहुत ज़्यादा, एंड्योरेंस ज़्यादा होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, रनिंग करनी पड़ती है, स्विमिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। जी। भाविका जी, आपको क्या लगता है जैसे फिजिकल जो स्ट्रेंथ की अपन ट्रेनिंग से वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जब आप माउंटेनिंग कर रहे हो तो मेंटली स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़रूरी है? क्योंकि लोगों को लगता है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होने से हम क्लाइंब कर सकते हैं, आपको लगता है मेंटली स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि
लोग चले जाएंगे कि हाँ हम फिज़िकली फिट है, हम कर लेंगे। लेकिन जब आप ऊपर जाते हो, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको लोग नहीं मिलेंगे, आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप आपकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप कोई अपडेट नहीं दे पाओगे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको तो होना पड़ता है, प्लस आपकी फैमिली को भी। क्योंकि जब मैं गई थी बेस कैंप करने के लिए तो वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता, बहुत सी जगह मिल जाता है और बहुत से माउंटेन्स पे बेस कैंप तक बहुत सौ पे नहीं मिलता। तो एवरेस्ट बेस कैंप पे जब मैं गई थी तब नेटवर्क नहीं था। तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा, प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, बात नहीं हो पाएगी, अपडेट नहीं मिलेगा, जब नेटवर्क मिलेगा तब अपडेट दे पाएंगे। और उसके बाद ये भी है कि बहुत बार आप माउंटेनियर्स ऊपर चले गए माउंटेन क्लाइंब करने, 28-28 दिन 20-20 दिन तक नेटवर्क नहीं है, डेथ भी हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। जब वो कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर वो नीचे इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली को देंगे। तो दोनों साइड से मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी, फैमिली का भी प्लस जो बंदा क्लाइंब करने जा रहा है उसका भी। तो भाविका जी, अभी आपने इतने क्लाइंब किए हैं मतलब माउंटेन्स को, तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग अगर कोई भी मतलब क्लाइंब रहा हो? मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग अभी तक मैंने 6000 मीटर तक की पीक सीखी है। जो मेरी लास्ट क्लाइंबिंग थी माउंट किलिमंजारो, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग रही थी। उसमें पहली चीज़ तो उसकी हाइट है 5895 मीटर। तो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर बहुत लंबा जो रूट है वो बहुत लंबा था। तो जो मेरे साथ में माउंटेनियर थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया था कि वो पहले भी आके गए थे तब भी उनका एवरेस्ट किलिमंजारो नहीं हुआ था, जो पहले आए थे उसका सबमिट करने के लिए, और इस बारी भी उनका नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है कि इतना डिफ़िकल्ट हो कि मेरा भी ना हो, ये टेंशन मुझे हो गई थी वहाँ पर बेस कैंप पर। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। बट फिर मुझे मोटिवेशन मिला जब मैं रात को सो रही थी वहाँ पर। ऐसा होता है कि सबमिट होता है रात की 2 बजे, तो आपको बोल देता है आपका गाइड, पूरे दिन वहाँ सो नहीं सकते माउंटेन्स में, क्योंकि आप सोओगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं हो पाएगी उस वेदर में। सो 12 बजे सोने को बोलते गाइड, और बोलते कि 1-2 घंटे सो जाओ फिर हम सबमिट के लिए निकलेंगे। तो मेरा सबमिट टाइम था रात की 2 बजे। तो जब मैं सो के उठी तो मुझे वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स आए जो कि फॉरेन के थे, उनकी एज होगी कुछ 60 से 70 तक की, और वो बाईसाइकिल राइड करके आए थे किलिमंजारो पे, जो बेस कैंप है वहाँ तक वो साइकिल से आया। तो उन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला कि यार जब इस एज में ये यहाँ तक आ सकते हो भी साइकिल के साथ, तो फिर मैं इतने से सबमिट के लिए क्यों डर रही हूँ कि नहीं होगा। वो सब मेरे पे डिपेंड करता है। अगर मैंने एक बार माइंडसेट बना लिया कि मुझे जाना है ऊपर तक, क्योंकि बॉडी की कंडीशन सब सही है, सब अच्छा है, बस एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे सबमिट करना है। अगर मैंने रास्ते में हार मान ली कि नहीं होगा मुझसे, तो फिर नहीं होगा। जब अगर मैंने सोच ही लिया है कि नहीं होना है, बट अगर मैंने एक बार सोच लिया कि नहीं मुझे सबमिट तक जाना ही है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, तो फिर मैं जाऊंगी। उसके बाद हम सबमिट के लिए निकले। तो मुझे आइडिया नहीं था कि सबमिट पुश कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि किलिमंजारो वॉल्केनिक माउंटेन है। तो जब आप सबमिट, हर पीक का होता है कि आप टॉप पे पहुंच गए और आपका सबमिट हो गया, बट किलिमंजारो पे क्या होता है, आप जब टॉप पे पहुंच गए उसके बाद भी आपका जो कैंप है ना, बहुत सारे मतलब रूट है उसके। तो मेरा जो रूट था उसके लिए मुझे और वॉक करके जाना था कुछ 500 या 800 मीटर तक, कुछ और आगे। तो जब मैं टॉप पे पहुंची तब मुझे लगा कि हाँ बस सबमिट हो गया है, बट फिर गाइड बोलता है कि सबमिट अभी नहीं हुआ है, सबमिट वहाँ पर है, हमें इतना और जाना है। तब एक बार मुझे लगा कि यार मेरी हालत है नहीं, मेरी बॉडी मतलब मेरे पैर वगैरह सब कुछ टायर्ड हो रखे, मैं नहीं चल पाऊँगी। एक बार दिमाग में ऐसा आया। मेरा गाइड भी मुझे बोला कि नहीं अब आप छोड़ दो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ तक भी सबमिट माना जाता है, गिलमंस पॉइंट तक। मैंने कहा नहीं मुझे सबमिट तक जाना है। बट एक बार गाइड भी ऐसा हो गया, गाइड बोल जाते हैं बहुत बार, वो थोड़ी ना आपको पुश करेंगे, वो बोलता है कि नहीं आपका यहाँ तक भी आए हो काफ़ी है, हम फिर से चलते हैं। मैंने कहा, फिर बाद में मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तब भी मुझे डाउट था, बट एक लेडी थी जो कि फॉरेन की थी, उनकी एज थी 72 ईयर्स।
वो लेडी मेरे साथ पहुंची वहाँ पर, हम सेम टाइम पे पहुँचे, और वो मुझे ये चीज़ बोली कि मेरा गाइड भी मुझे जाने के लिए मना कर रहा है आगे, बट मैं तो समिट पे जाऊँगी कैसे भी करके। वहाँ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। मैंने कहा नहीं यार, जब ये जा रही है तो मैं क्यों सोच रही हूँ कि मैं फिर से नीचे चली जाऊँ, मैं भी समिट तक जाऊँगी। फिर हम दोनों साथ में गए थे और हमने साथ में सबमिट किया था। तो किलिमंजारो थोड़ा मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैं अकेले गई थी किलिमंजारो। फिर तो गाइड भी सपोर्ट करने लगे, बट एक होता है ना, एक आपके साथ कोई माउंटेनियर है तो मेंटली सपोर्ट मिलता है आपको। जी। और एक आप अकेले जा रहे हो तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, करे नहीं करे, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जो गाइड है वो दूसरी कंट्री का, और वो उसका काम है, वो अपनी जॉब कर रहा है, उससे पैसे मिले हैं, वो आपको ले जाएगा। अगर आप मना कर दोगे तो वापस ले आएगा, बट आपके साथ जो माउंटेनियर होगा वो आपको पुश करेगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं आप जाओ, तुम करो, थोड़ा सा और हो जाएगा। तो वो चीज़ होती है। तो किलिमंजारो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। भाविका जी, अभी भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से मोस्टली को लगता है, एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि माउंटेनिंग करना बहुत इजी है, लाइक एक्सपेंसिव नहीं है। लोगों को अभी भी ये लगता है, तो आप बता पाओगे हमारे दर्शकों को कितना एक्सपेंसिव है? माउंटेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे पहले तो उसकी ट्रेनिंग, उसके बाद आप माउंटेनिंग में जब जाते हो तो आपके इक्विपमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि आप एक हाइट पे जा रहे हो जहाँ पर -25, -30, -50 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलेगा। जैसे कि 7000 मीटर के बाद वाली जो हम पीक्स करते हैं उनमें हमें डाउन जैकेट उनमें हमें डांगरी पहननी पड़ती। 7000 मीटर के बाद वाली जो पीक्स होती है उनमें हमें डांगरी पहननी पड़ती, जो कि पूरा एक सूट होता है जो माइनस टेम्परेचर के लिए बना होता है। और 5000 तक की जो पीक्स हम करते हैं उसके लिए डाउन जैकेट्स होते हैं, ट्रैक पैंट्स वगैरह सब होती है, वाटर प्रूफ होते हैं वो भी, बूट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो, क्योंकि वो स्पेशल क्रिएट किए जाते हैं उस इन्वामेंट के हिसाब से, उस वेदर कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो इक्विपमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप कोई पीक क्लाइम कर रहे हो तो परमिशन की पैसे लगते हैं। उसके बाद गाइड को पे करना, तो लाइक 5000 मीटर 6000 मीटर तक की पीक आपकी हो जाती है 5 से 6 लाख में। उसके बाद जब आप 8000 मीटर की पीक्स के लिए जाओगे, जैसे अन्नपूर्णा हो गया, एवरेस्ट हो गया, लोत्से हो गया, जो 8-8000 मीटर की पीक्स है, इनका एक्सपेंस जाता है 25 लाख से लेकर 80 लाख तक। तो माउंटेनिंग ईजी नहीं है, प्लस गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। तो हमें या तो खुद के एक्सपेंस से जाओ या फिर प्राइवेट कंपनीज से आप स्पॉन्सर लो और उससे फिर आप क्लाइम करो। आपको लगता है भाविका जी, इंडिया में अभी भी जो माउंटेनियरिंग है उसको एक स्पोर्ट्स की ओर से नहीं देखा जा रहा, या अभी भी मतलब जो माउंटेनियरिंग है उसको एक स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं दिया गया है? स्पोर्ट्स का दर्जा तो दिया हुआ है, ऐसे तो एडवेंचर स्पोर्ट है, बट जितना सपोर्ट माउंटेनियर्स को मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से उतना नहीं मिलता है। जैसे कि आप दूसरे स्पोर्ट्स को देख लो, उसमें जितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई आप कॉमनवेल्थ में मेडल ले आओ, एशियन में मेडल ले आओ, ओलंपिक में मेडल ले आओ, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्राइज़ मनी देती है, बहुत कुछ मिलता है उन एथलीट्स को, बट माउंटेनियर्स को कुछ नहीं मिलता है। जी, तो आपको भाविका जी ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से माउंटेनियरिंग को इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की वजह से? क्योंकि बाकी जो भी अदर स्पोर्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रहा है। माउंटेनिंग में बहुत सी स्टेट है जहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, बहुत सी स्टेट में प्राइज़ मनी देते हैं कोई माउंटेन क्लाइम करने के बाद, बहुत सी स्टेट में जॉब भी दी जाती है, बट कुछ स्टेट से जहाँ की पॉलिसी नहीं है, जैसे राजस्थान में कोई पॉलिसी नहीं है, तो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैंने 2 इंटरनेशनल पीक्स क्लाइम की है और कुछ नेशनल भी किए, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और IMF के अंडर आता है, इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन, तो वो इंस्टीट्यूट है, वो आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, बट रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता हमें क्लाइम करने के बाद। जी, आप इतनी मेहनत करते हो, लाइक भाविका जी इतना टफनेस चाहिए आपको माउंटेनिंग करने के लिए, आप कोई भी एक माउंटेन क्लाइम करते हो तो बहुत सारी मेंटल टफनेस चाहिए, फाइनेंशियली आपने जैसे कि भी बताया कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जैसे दूसरे गेम्स में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक तो हर साल इतने सारे माउंटेनियर्स सबमिट कर रहे हैं एवरेस्ट इंडिया से, प्लस बहुत से माउंटेनियर है जो अपनी जान खो देते हैं, डेथ हो जाती है आधे रास्ते में या फिर नीचे आते टाइम, तो उनकी फैमिली को भी कुछ मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है, प्लस जो सबमिट करके आ रहे हैं उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। लाइक
कुछ भी एज अ रिवॉर्ड दो, ताकि जो दूसरे बच्चे माउंटेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर माउंटेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लाइक वो इस माउंटेनिंग फील्ड में कुछ बच्चे इसलिए रह जाते हैं कि हम कर तो लेंगे बट हमें कुछ मिलेगा ही नहीं रिटर्न में, तो हम क्यों आए इस फील्ड में। करना चाहते फिर भी नहीं कर पाते। कि कोई बच्चा अगर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है 3-4 लाख रुपए अपनी क्लाइंब में लगा रहा है, बट अगर रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्यों करेगा माउंटेनिंग आगे। वो सोचेगा ना करने से पहले कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे कुछ मिल तो रहा ही नहीं है रिवॉर्ड में। भाविका जी, कोई जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें से कोई भी लाइक माउंटेनियरिंग करना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए चीज़ें? माउंटेनिंग स्टार्ट करने के लिए IMF से आप कोर्स कर सकते हो। पूरे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप अप्लाई करो। ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं हर साल वेबसाइट पे, IMF की वेबसाइट पे, तो वहाँ से फॉर्म फिल करो। कोर्स के लिए जाओ, वहाँ पर आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करोगे, उसके बाद एडवांस कोर्स होगा, उसके बाद आप पीक माउंटेन कोई सा भी क्लाइंब कर सकते हो। लाइक आप और भी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स की वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। कुछ 1 महीने का कोर्स होता है, तो बेसिक कोर्स करने के बाद आप क्लाइंब के लिए जा सकते हो। और अगर आप कोर्स नहीं भी करना चाहो, बेटर है कि आप कोर्स करके जाओ। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में हो जो पहले से माउंटेनिंग फील्ड में है, या जिसने ऑलरेडी कोर्स कर रखा है, एवरेस्ट कर रखा है, जिसे काफ़ी नॉलेज, और आप उसके अंडर ट्रेनिंग लेकर भी क्लाइंब करने जा सकते हो। तो भाविका जी, जैसे आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब करते हो उससे पहले आपकी क्या ट्रेनिंग रहती है? कोई भी माउंटेन क्लाइंब करने से पहले मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करती हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ साथ में, बट थोड़ी कम कर देती हूँ। लाइक रनिंग हो गया, रनिंग सबसे बेस्ट है। रनिंग, स्विमिंग आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप मैं ऐसा टारगेट रखती हूँ लाइक 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रनिंग करनी ही करनी है। क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा रनिंग करूँगी, स्विमिंग डेली, स्विमिंग, रनिंग, इनसे लंग कैपेसिटी बढ़ती, प्लस साथ में एंड्योरेंस ट्रेनिंग। क्योंकि जब हम क्लाइंब करते हैं हमें इतने हैवी बैग कैरी करने पड़ते हैं जिसमें खुद का सामान होता है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए ही चाहिए। प्लस आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ चाहिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे माउंटेनियर्स नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं। बट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, लिफ्टिंग भी करती हूँ मैं, और साथ में डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। लाइक क्लाइंब से पहले मैं ट्राई करती हूँ मैं जितने ज़्यादा कार्ब्स लोड कर सकूँ बॉडी में, क्योंकि जब हम क्लाइंब करते हैं तब हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलता है, तब हमें सर्वाइव करना पड़ता है। लाइक मैं तो प्योर वेज हूँ, तो मुझे राइस हो गए या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या फिर कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। मोस्टली ज़्यादातर नॉनवेज वहाँ पर मिलता है क्योंकि ईजी रहता है स्टोर करने के लिए नॉनवेज। तो फ्रूट्स हो गया, इन सब चीज़ों पे सर्वाइव करना पड़ता है। तो एनर्जी मैं पहले से स्टोर करके रखती हूँ, कार्ब्स ज़्यादा लेती हूँ क्लाइंब से पहले, और जो कुछ मुझे पसंद होता है वो सब कुछ खाती हूँ। मैं डाइट करती हूँ बट जाने से पहले जो बाहर का खाना करना है, जो क्योंकि 1 महीने तक कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे, तो मैं पहले ही खा के चाहती हूँ। तो भाविका जी, ऐसा भी होता है कि जैसे आप क्लाइंब कर रहे हो तो जो आपका भी वेट है, जैसे क्लाइंब करके वापस आते हो तो वेट लॉस होता है आपका? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। जैसे कि मैं क्लाइंब करने जा रही हूँ, तो क्लाइंब करके आऊँगी, उसके बाद मेरा 2-3 किलो तो वेट ड्रॉप हो ही जाएगा, क्योंकि इतने दिन खाना नहीं मिल रहा है। प्लस आप कंटिन्यूसली क्लाइंब कर रहे हो और हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हो ना, जितना हाइट पे जा रहे हो, तो आने के बाद वेट लॉस हो जाता है बॉडी में। प्लस आने के बाद स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्टेमिना भी बढ़ जाता है। जब मैं आऊँगी, जाने से पहले मैं लिफ्टिंग करती हूँ, तो मैं जो कुछ मेरे PR होंगे वो आने के बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक माउंटेन क्लाइंब करके आए हो, वहाँ पर रहना करना, एटीट्यूड की आपने देखा होगा। जब कोई एथलीट होता है, उसको अपने गेम की प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत से रनर्स होते हैं, वो माउंटेन्स में जाकर रहते हैं, वहाँ पर रनिंग करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपको प्योर नेचर में रहने को मिल रहा है, अच्छी ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, आपका ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, प्लस वहाँ पर आपको कुछ फालतू खा नहीं रहे हो, आप जंक वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हो, और फिर आप इतना कंटिन्यूसली क्लाइंब कर रहे हो हाइट पर, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, स्टेमिना वगैरह बढ़ता है उससे।
जी, एक चीज़ जो हम और देखते हैं मतलब मोस्टली कि जो भी माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं उनकी या तो नोज़ से ब्लड आने लग जाता है या माउथ से ब्लड आने लग जाता है, तो उसके पीछे क्या वो रीज़न होते हैं? ऑक्सीजन की वजह से, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो ना तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है प्लस ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस वजह से होने लग जाता है वो। आपने कभी ऐसी नहीं सिचुएशन नहीं, फेस मेरे करी है? साथ तो नहीं हुआ। बहुत बार क्या होता है ना, आपके स्किन ड्राई हो जाती है जो वहाँ पर विंड चलती है ना, और इतनी ठंड से क्या है ना, जो होठ वगैरह है वो फटने लग जाते, कटने लग जाते, तो उससे भी ब्लड आने लग जाता है। तो भाविका जी, अभी जैसे आपने बताया कि जब आप क्लाइंब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको खाने को कुछ नहीं मिलता, तो जब क्लाइंब करके वापस आते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ खाना पसंद करते हो? किस चीज़ की क्रेविंग सबसे ज़्यादा रहती है? सबसे पहले तो मैं क्लाइम करके आऊँगी, मुझे इंडियन खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो मिल रहा है वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। राइस हो गया, फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह। मेरा टेस्ट ऐसा है, मैं सब कुछ खा लूँगी बट मुझे इन द एंड इंडियन फूड चाहिए ही चाहिए। तो मुझे इंडियन फूड में जो कुछ मिलेगा मैं खा लूँगी। और मुझे गोलगप्पे खाने होते हैं कि मेरे मन में बस ये रहता है, जैसे ही मैं घर जाऊँ मैं सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगी और जो जो चीज़ें मुझे पसंद है वो खाऊंगी एक हफ्ता अच्छे से दबा के, फिर वापस से वही स्केड्यूल शुरू, वही डाइट वगैरह सब कुछ स्टार्ट। जी, एक भाविका जी, सिद्धू मूसेवाले के गाने आप बहुत सुनते हो और बहुत सारे आपके फ़ैन हैं वो रिलेट भी करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट करते हो कि उनका स्ट्रगल भी, वो भी बहुत स्ट्रगल करके आए, बहुत टॉप तक गए, आप भी बहुत स्ट्रगल करके बहुत टॉप तक जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हो इन चीज़ों को? हाँ, उनके गाने सुनने पे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक वो अपने गानों में भी बहुत कुछ सिखाते हैं, मतलब कि जो कुछ उनके गाने हैं उनको सुन के मोटिवेशन मिलता है और रियल लाइफ से रिलेट करते हैं उनके सॉन्ग्स। तो जब मैं बेस कैम्प गई थी तब भी मैं मूसे वाले को लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब जो कुछ भी हुआ था बट उस टाइम हो चुका था। तो मुझे था कि मैं मिलना चाहती थी, मैं मिल तो उनसे नहीं पाई, मैं उसके बाद मिलने भी गई थी, फैमिली से मिल के आई थी, तो सिद्धू मूसेवाले से तो मिल के नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें बेस कैंप पर लेके जाती हूँ अपने साथ, क्योंकि तब सब जस्टिस के लिए बोल रहे थे। उस टाइम उनका केस चल रहा था तो सब जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, तो वो मेरा एक तरीका था कि मैं किसी माउंटेन के टॉप पर, वो भी एवरेस्ट बेस कैंप, वहाँ पर लेके जाती हूँ, हम वहाँ पर जस्टिस का डिमांड करते हैं। प्लस मैं रिलेट कर सकती हूँ, जिस ईयर मेरे फादर की डेथ हुई थी उसी ईयर उनकी डेथ हुई थी, तो क्या कुछ उनकी फैमिली पे बीत रही होगी वो मैं रिलेट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। तो भाविका जी, आपका जो एवरेस्ट बेस कैंप आपने वो किया था उसका सफ़र कैसा रहा आपका? मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था एवरेस्ट बेस कैंप, क्योंकि बेस कैंप मेरा पहला ट्रैक था लाइफ का। उससे पहले मैंने कोई ट्रैक नहीं किया था, किया होगा तो भी बहुत छोटा मोटा, मतलब एक होता है ना कि आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले गए या फिर उस इन्वामेंट में रहना, बेस कैंप, या फिर आप कोई हिमालयन ट्रैक करो, ऐसा कोई ट्रैक मैंने नहीं किया था। मेरा पहला हिमालयन ट्रैक बेस कैंप ट्रैक ही था, जो कि लोगों का सपना होता है करना कि हम बेस कैंप ट्रैक पे जाएंगे। तो बेस कैंप ट्रैक से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, प्लस हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, कैसे क्या कंडीशंस, मतलब कैसी क्या सिचुएशंस आ सकती है मेरे सामने। जब जैसे जैसे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया वैसे वैसे मुझे पता चला हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी कुछ होता है, जो कि मुझे हिट कर गया था जब मैं बेस कैंप पे नामचे बाज़ार पहुंची थी। वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मार्केट है, सबसे हाई, ज़्यादा हाइट पे मार्केट है वो, हाई एल्टीट्यूड पे। तो उस मार्केट में मैं पहुंची थी, उस स्टॉप पे पहुंची थी और मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। मुझे कोल्ड हो गया था, सर घूमता है आपका, और मतलब जैसे आप बीमार होते हो ना, यहाँ पर जब बीमार होते हो आपका सर भारी हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, सेम वैसी ही कुछ सिचुएशन वहाँ पर भी होती है। उसमें आपको क्लाइम करना पड़ता है, फिर ट्रैक करना पड़ता है। तो वो मेरे साथ हुआ था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद बेस कैंप ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट होने वाला, डिफ़िकल्टी मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा था नॉर्मल एक ट्रैक होगा, चलना है, बट नॉर्मल ट्रैक से काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी डिफरेंट होता है बेस कैंप ट्रैक। बहुत से लोग जाते हैं ट्रैक करने के लिए, वो आधे रास्ते से ही आ जाते हैं, हार मान लेते हैं, नहीं होता है, क्योंकि एवरेस्ट का कैंप है वो, तो ऑफ कोर्स एवरेस्ट इतनी डिफ़िकल्ट
पीक है तो कैंप भी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा। तो मेरे लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। उस ट्रैक ने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, प्लस सर्वाइव करना सिखाया, कैसे चीज़ों से फेस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है। जैसे लाइफ में तो करी है, माउंटेन्स में भी करी है, बट वो माउंटेन्स की डिफ़िकल्टी ये पता चला कि लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आई है उससे बड़ी माउंटेन्स वाली नहीं है जी उसके आगे, तो वो छोटी थी। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जी। अभी आपने बताया मेंटली टफनेस की बात करी, तो मेंटली टफनेस कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्लाइंब करते हुए माइंड से ऐसे हो कि गिव अप कर दिया हो बॉडी ने कि अब नहीं हो पाएगा, और मेंटली आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को करना है? बहुत बार होता है। जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हो बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, प्लस आपको वो प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा है, एनर्जी भी नहीं आ रही है, तो बहुत बार बॉडी गिव अप कर जाती है। बट मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि नहीं, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि मुझे सबमिट तक जाना है। जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी है, स्पॉन्सर ढूंढा है, यहाँ तक आई हूँ और सबमिट से पहले वापस चली जाऊँगी, तो फिर वो सब चीज़ें उस टाइम पर याद आती। प्लस जिन लोगों ने पहले बोला था कि कुछ नहीं कर सकती है, या फिर जिन लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की थी, वो दिमाग में रहता है कि उन लोगों को जवाब देना है सबमिट तक जाके, तो वो सब माइंड में रहता है। तो बॉडी गिव अप कर भी जाती है तो दिमाग बोलता है कि नहीं, तुझे कैसे भी करके सबमिट तक जाना है, फिर तू कैसे भी जाएगी। और मेरे साथ हुआ है, हमेशा होता है जब आप सबमिट के क्लोज होते हो ना, तो बहुत हालत टाइट हो जाती है, बॉडी गिव अप कर जाती है। बट वो एक चीज़ ही होती है, वो सारी पुरानी चीज़ें याद आती है कि उन लोगों को जवाब देने के लिए करना है, खुद की फैमिली के लिए करना है, और बस वो यहाँ से प्रिपेयर होते हैं। और बाकी का सारा गेम मेंटली होता है जब तक आप सबमिट तक पहुँचते हो। अभी आपने खाने की बात करी कि वहाँ खाना भी कम मिलता है, तो खाने में क्या क्या मिलता है आप जब क्लाइंब कर रहे हो? तो वो डिपेंड करता है कि आपका गाइड आपको क्या कुछ देता है। जब मैंने एल्ब्रुस क्लाइंब किया था तो एल्ब्रुस मैंने सोलो क्लाइंब किया था, तो मैं अपने साथ पैकेट फूड लेके गई थी। तो मैगी हो गई, पास्ता हो गया, बॉईल कर लिया खा लिया, कुछ फ्रूट्स हो गए वो खा लिए, और प्रोटीन बार्स लेके जाते हैं। उस टाइम तो प्रोटीन बार का भी पता नहीं था, अब पता चलने लगा है जब से मैं फिटनेस फील्ड में आई हूँ, जब से इसमें आई हूँ फिटनेस वगैरह में। तब पहले यूँ पता था कि हाँ चॉकलेट्स होती है, तो चॉकलेट्स ले गए, जैसे 5 स्टार या फिर वो पीनट्स की चॉकलेट आती वो ले गए, जिससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जितना मीठा खाते हैं हम उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कैलोरीज ज़्यादा होती है उनमें, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो हम मीठा ज़्यादा ले जाते हैं। कैंडी आती है ना ऑरेंज वाली, जो हम बचपन में खाते थे, वो लेके जाते हैं, वो खा के वो उसी से मैं सबमिट करती हूँ। क्योंकि जब आप सबमिट तक पहुँचने वाले होते हो ना, तब इतने एल्टीट्यूड में जाने के बाद आपको खाना वैसे भी नहीं भाता है। आप मुश्किल से आप 2-3 चम्मच खा लोगे, उसके बाद नहीं भाएगा, तो नौजिया टाइप होता है। तो फिर वो कैंडी ले जाती हूँ मैं ऑरेंज वाली। तो जब मैं सबमिट पुश होता है तब वो कैंडी मुंह में रख के और फिर सबमिट करती हूँ, क्योंकि इतना हाई एल्टीट्यूड पे, इतने माइनस टेम्परेचर में, लाइक जब मैंने एल्ब्रुस किया था -25-30, तब मुझे नहीं पता था कि इतना माइनस टेम्परेचर होगा, कि जो हमारे पीछे एक पाउच होता है वाटर का, उसका पाइप निकलता है बैग में से, तो उससे हम पानी पीते पीते सिप फिर चलते हैं। तो मैंने वो रखा था बैग में। थोड़ा सा ऊपर गई मैं बेस कैंप से, 5500 मीटर नहीं 5000 मीटर तक पहुंची थी मैं, और मेरे जो उसमें पाइप में पानी था वो फ्रीज़ हो गया था, बर्फ़ जम गई थी उसमें, तो मैं पानी नहीं पी पा रही थी। तो फिर वो कैंडी मुंह में रख के और फिर पूरा सबमिट किया था, 5-6 घंटे का सबमिट। किलिमंजारो भी ऐसी। तो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा काम आती है माउंटेन्स पे। एनर्जी ड्रिंक ले जा सकते हो, चॉकलेट्स ले जा सकते हो, प्रोटीन बार्स, मतलब जितना मीठा आप ज़्यादा खाओगे ना उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मैं मीठा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उस टाइम पे। आपने बताया कि जैसे पानी, आप जो बैग के पीछे पानी का जो पाउच था वो जम गया था, तो ऐसे एटीट्यूड पे आप अपने आप को फिर हाइड्रेट कैसे रखते हैं? उससे पहले हम खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं। ओके। लाइक मैं नॉर्मली एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीऊँगी, 4-5 लीटर, कम से कम 3 लीटर पानी तो पीने का ट्राई करूँगी। प्लस जब हम बेस कैंप पे है तब बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। और जब सबमिट के लिए जाते हैं तो थर्मस होता है, उसके अंदर गर्म पानी रखते हैं, तो जहाँ जहाँ स्टॉप होगा वहाँ बैग निकाला, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया। ओके।
और आप भाविका जी क्या क्या कैरी करते हैं, लाइक कोई भी माउंटेन क्लाइंब करने से पहले, जैसे आपने बताया कि अभी आप फूड लेके जाते हो, चॉकलेट्स, कैंडी, उसके अलावा आप क्या क्या कैरी करते हैं जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, पानी, ऐसा कुछ? कैरी तो जब हम बेसिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक हाइजीन के लिए जो सामान होता है, वेट वाइप्स वगैरह हो गए, डाउन जैकेट्स वगैरह, जो स्वेटर वगैरह रिक्वायर होते हैं वो सब। उसके अलावा कुछ मैं तो कैरी करती हूँ, मैं अपनी प्रोटीन बाहर नहीं ले जाती हूँ, लड्डू बना के ले जाती हूँ घर से प्रोटीन के। बहुत सब लेके जाते हैं अपने घर से कुछ ना कुछ जो लंबे टाइम तक स्टोर रह सके। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, घी वगैरह डाल के अच्छे से घी वहाँ खा सकते हैं क्योंकि घी से बहुत एनर्जी मिलती है। घी डाल के अच्छे से मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले जाती हूँ, चॉकलेट्स ले जाती हूँ, और ये तो बेसिक है जो हम ले जाते हैं। उसके बाद जब आप 7000 मीटर के ऊपर की पीक्स करते हो, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और वाटर बॉटल तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो आप करना चाहते हो खाने वगैरह में वो आप पे डिपेंड करता है। भाविका जी एक चीज़ और जो माउंटेनियर्स जितने भी हैं उनसे सुनने को मिलती है, शेरपा। तो शेरपा क्या होता है हमारे दर्शकों को आप बताओगे? शेरपा माउंटेन के रियल हीरोज़ होते हैं। लाइक आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो आपके गाइड होते हैं वो, जो आपको समिट तक ले जाएंगे और आपको क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे। जो कुछ है आपके साथ शेरपा रहेगा जब तक आप समिट तक पहुंचोगे। तो मतलब एक तरीके से हम दाई बोलते हैं, दाई मतलब भाई, दाई कह के बुलाते हैं उनको। तो कुछ भी आपको शेयर करना है आप शेरपा के साथ शेयर करो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई उनके साथ शेयर करो, क्योंकि थ्रू आउट द क्लाइंबिंग वो आपके साथ रहेंगे। प्लस वो उसी रीजन के होते हैं, वो उनकी एक जॉब है माउंटेन क्लाइंब कराना, तो वो उसी रीजन के होते हैं, तो वो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं। लाइक हम एक बार माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं बट वो कई बार कर चुके हैं। बहुत से शेरपा जो 20 बार एवरेस्ट क्लाइंब कर रखा है, 30 बार, कुछ ने 50 बार कर रखा है, रिकॉर्ड भी है। तो शेरपा माउंटेन के रियल हीरोज़ होते हैं। उसके बाद कुछ पोर्टर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। जो फैसिलिटीज़ हमें बेस कैंप पे मिल रही है वो फैसिलिटीज़ उन लोगों की वजह से ही मिलती, वही होते हैं जो अपने बैक पे 100 150 किलो कैरी करके जो ट्रैक बेस कैंप का हमें करने में डिफ़िकल्ट लगता है, वो ट्रैक पूरा करके अपनी बैक पे इतना वेट कैरी करके और फिर बेस कैंप तक पहुंचाते हैं ताकि हमें वो फैसिलिटीज़ मिल सके। उनके लिए वो एक जॉब है, लेकिन वो भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो शेरपा माउंटेन के रियल हीरोज़ है। आपको लगता है एक जो माउंटेनियर है उसको जो माउंट क्लाइंब कर रहा होता है तो उसमें जो शेरपा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि थ्रू आउट द क्लाइंब जो भी आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, उसमें एवरेस्ट भी क्लाइंब कर रहे हो तो आपके साथ आपका शेरपा ही होगा, तो वही आपको पुश करेगा। और शेरपा जो आपको बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप पहली बार क्लाइंब कर रहे हो बट उन्होंने बहुत बार उस पीक को क्लाइंब कर रखा है, तो उन्हें पता है कि वेदर को देख के बता सकते हैं कि आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो आपको हमेशा माउंटेन में अपने शेरपा की सुननी चाहिए। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे, उनके अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और बहुत से माउंटेनियर्स के साथ ये हुआ भी है कि उन्होंने अपने शेरपा की नहीं सुनी है, खुद से जाने की कोशिश की और एंड में या तो उनकी डेथ हुई है या फिर समिट से रह गए। तो शेरपा को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है माउंटेन्स की, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उसी फील्ड में है। तो शेरपा जो कह रहे हैं वो आपको सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाविका जी जैसे अभी जो कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं जी। और अगर किसी के ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी रीजन से मान लो ख़त्म हो गई किसी ऑक्सीजन, तो उसका फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो यही है कि आप पहले आपका शेरपा बता देगा, पता होता है कि इतने ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास है,
और ऑक्सीजन मीटर होता है, उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपका शेरपा उसको आइडिया लग जाता है, वो बता देगा कि आप कितने सिलेंडर में सबमिट पे जा सकोगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है, आप अगर सबमिट तक जाने की कोशिश करोगे, आपकी ऑक्सीजन ख़त्म होने के चांसेस है, तो वो आपको मना कर देगा, बोल देगा कि आप सबमिट तक मत जाओ। क्योंकि अगर आपने जाने का ट्राई भी किया तो आपकी ऑक्सीजन ख़त्म होने से डेथ हो सकती है नीचे आते टाइम, क्योंकि आपने सबमिट तो कर लिया, सारी एनर्जी वहाँ लग गई। तो उतरने में जितना ईजी, जितना डिफ़िकल्ट सबमिट करना है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नीचे आना है। हमें लगता है कि हम नॉर्मल किसी हाइट पे जा रहे हो और नीचे उतरे तो फटाफट दौड़ के उतर लिए, तो वो प्लेन में होता है। बट जब आप किसी माउंटेन से उतर रहे हो ना, तो वो उतरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपकी आधी एनर्जी, आधे से ज़्यादा एनर्जी सबमिट करने में ख़त्म हो चुकी है। तो जब आप उतरोगे तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करोगे, तो उस टाइम में चांसेस रहते हैं कि सिलेंडर ख़त्म हो जाए, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। तो शेरपा पहले से ही बता देगा कि आगे नहीं जाना है। तो बहुत बार होता है कि माउंटेनियर्स 50 मीटर या फिर 20 मीटर से वापस रिटर्न आ जाते हैं सबमिट 20 मीटर की दूरी पे, वहाँ से वापस आना पड़ता है, क्योंकि चांसेस है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे जितनी आपके पास बची उतने में। और बहुत से केस भी मैंने देखे हैं जिसमें चले गए सबमिट तक, शेरपा की नहीं सुनी, शेरपा ने मना कर दिया, फिर भी नहीं सुनी कि नहीं हमें तो सबमिट करना है, सबमिट कर लिया, वापस आते टाइम ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, वहीं डेथ हो गई। और फिर ऐसा होता है बहुत बार कि आप नहीं सुन रहे हो शेरपा की, तो वो आपको छोड़ देंगे, वो उनकी लाइफ भी उन्हें इम्पॉर्टेंट है, तो वो थोड़ी ना आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया, वार्निंग दे दी 1 या 2 बार, आप नहीं सुन रहे हो, तो फिर वो नीचे आ जाएंगे। क्योंकि माउंटेन पे आपको कोई अपनी ऑक्सीजन नहीं देता है, सबको अपनी जान बचानी है, तो सब अपनी ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। आप अगर आपके रास्ते में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, आपके पास से बहुत कितने भी लोग निकल रहे हैं, उनके पास पूरी पूरी ऑक्सीजन है, वो आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे अपनी, क्योंकि सबको अपनी भी बचानी है। तो बहुत ज़्यादा गेम पूरा ऑक्सीजन का ही है। वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो आपको वापस आना पड़ेगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, डेथ हो जाती है। बहुत बार लाइन में लग रहे सबमिट के लिए, लाइन में खड़े खड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, खड़े खड़े डेथ हो जाती है बहुत से माउंटेनियर्स की। और जिसकी डेथ हो जाती है, जिस माउंटेनियर्स की डेथ हो गई, किसी भी रीजन से हो गई, तो उसकी जो बॉडी होती है, क्या वो वापस रिकवर करके उनके घरों तक पहुंचाई जाती है? रेस्क्यू होता है, वो पूरा अलग प्रोसेस है, पूरी टीम आती है, फिर से आपका शेरपा नीचे जाएगा, पूरी टीम लेके आएंगे, फिर उनका रेस्क्यू करेंगे, फिर उनको नीचे लेके आएंगे। उसके लिए बहुत अलग प्रोसेस होता है, अलग से उसके लिए वापस से आपको पे करना पड़ता है कंपनी को, तो वो बहुत अलग चीज़ है। हाँ, पहुंचा दी जाती, बहुत बार ऐसी जगह डेथ होती है जहाँ से बॉडी को नीचे ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ अभी भी है जो आपको डेथ जोन में मिलेगी, जहाँ पर इतनी डेड बॉडीज़ है कि लोग डेड बॉडीज़ के ऊपर से पैर रख के जाते हैं। तो अभी भाविका जी आपने बताया कि जो माउंटेन जो क्लाइंब करते हैं उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वापस नीचे उतरना। तो जैसे किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करने में सपोज़ कि 7 दिन लग रहे हैं, तो क्या उसको वापस उतरने में भी 7 दिन लगते हैं? नहीं, उतरने में उतने दिन नहीं लगते। उतरने में तो 7 दिन अगर चढ़ने में लगे तो 2 या 3 दिन उतरने में लगेंगे, क्योंकि उतरने में एनर्जी ऐसे तो कम लगती है, क्योंकि आप एनर्जी कम, ग्रेविटी है, ऑफ कोर्स आप नीचे तो जल्दी जाओगे, बट फिर भी एनर्जी लो हो जाती है ऊपर पहुंचते पहुंचते, तो नीचे आने में थोड़ी सी ऐसे डिफ़िकल्टी होती है। पहला तो रूट डिपेंड करता है। अब अगर आप 5000 तक की पीक्स देखें तो उसमें उतरना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप 8000 तक की देखें जहाँ पर करवासेस वगैरह भी क्रॉस करने, तो उसमें उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स वगैरह क्रॉस करके फिर आप नीचे आओगे तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो हो गई, स्लिप होने के चांसेस होते हैं। प्लस जब मैंने किलिमंजारो से नीचे आ रही थी तो नीचे उतरते टाइम पूरे ऐसे सबमिट कर लिया है, बेस कैंप पे आप वापस नहीं रुक सकते, जब नीचे आओगे तब आपको बेस कैंप के नीचे वाले कैंप में जाना पड़ता है। तो आपको पूरे रात आप चले हो सबमिट के लिए, बेस कैंप से नीचे उतरने के लिए आपको उससे डबल जाना है, क्योंकि आपको उस कैंप में नहीं रुकना है, तो कैंप से नीचे वाले कैंप में आप जाओगे। तो मेरे तो ऐसा होता है, दोनों पैरों के जो नाखून है वो पूरे एकदम डेड हो गए थे, जैसे ब्लड रुक जाता है ना, नाखून ख़त्म हो गए थे, निकल गए थे, वो ऐसे शूज़ में लगते हैं ना नीचे उतरते टाइम। तो
दोनों पैर के नाखून एकदम ख़त्म हो गए थे, निकल गए थे। तो उतरना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना चढ़ना होता है। तो भाविका जी, जैसे हमारी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को माउंटेनिंग मतलब एज ए प्रोफेशन स्टार्ट करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें? माउंटेनिंग स्टार्ट करने के लिए इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन ने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। पूरे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पर अप्लाई करो, ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिल करो, वहाँ पर अप्लाई करो, वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होगा, उसके बाद एडवांस कोर्स होगा। तो उसके बाद कोर्स में आपको सब चीज़ सिखाते हैं। आपको ट्रेनिंग से लेकर कैसे आप एक्सपेडिशन प्लान कर सकते हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक तो आपको बेसिक चीज़ पता चलेगी कि अगर आप माउंटेनिंग के लिए जा रहे हो या फिर कोई पीक क्लाइंब करने जा रहे हो तो क्या क्या आपको ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, आप कोई भी माउंटेन जाने से पहले कुछ ट्रैक करो। लाइक आप अगर 8000 मीटर की पीक को क्लाइंब करना आपका गोल है तो उससे पहले आप 7000 मीटर की करो, 6000 मीटर की करो, 5000 मीटर की करो। और कुछ जो ट्रैक है, लाइक बहुत सारे ट्रैक हैं इंडिया में। बिगिनर्स वाला ट्रैक स्टार्ट करो सबसे पहले, उसके बाद इंटरमीडिएट वालों का जो ट्रैक होता है, इंटरमीडिएट लेवल का, वो ट्रैक करो। फिर एडवांस लेवल के ट्रैक करो। उसके बाद फिर कुछ छोटी मोटी पीक क्लाइंब करो। उसके बाद फिर आप 5000 की पीक के लिए जाओ, फिर हाइट बढ़ाते जाओ, फिर आप 8000 मीटर की पीक के लिए जाओ। डायरेक्ट 8000 आपने, बहुत से लोग करते हैं, बेसिक कोर्स कर लिया, अब हम डायरेक्ट 8000 मीटर की पीक के लिए चले जाएंगे। तो आप हो सकता है कर भी लो, लेकिन आधी नॉलेज के साथ जाना या फिर आधी प्रिपरेशन के साथ जाना हमेशा लक काम नहीं करता। उससे बेटर है कि सब कुछ प्रिपेयर करके सारी नॉलेज लेके फिर ही आप 8000 मीटर की तरफ जाओ। जी। और भाविका जी, जैसे कोई माउंटेनियर है, उसने 8000 की जो क्लाइंब थी वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसका कैरियर क्या है इस फील्ड में? बहुत कुछ है माउंटेनिंग फील्ड में। जैसे कि आप एक तो IMF में आप जब एडवांस और बेसिक कोर्स कर लेते हो, उसके बाद एक MOI करके कोर्स होता है जो कि इंस्ट्रक्टर का होता है। तो आप वो कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हो वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ। आप बच्चों को सिखा सकते हो माउंटेनिंग फील्ड के बारे में। प्लस आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो माउंटेनिंग की। आप एक्सपीडिशन ले जा सकते हो, आप एज अ गाइड वर्क कर सकते हो, ट्रैक ले जा सकते हो। और आप जो आपको लगता है कि आप और कुछ नया भी कर सकते हो इस फील्ड में, तो आप कर सकते हो। तो भाविका जी, अभी आपने जैसे पावर लिफ्टिंग भी स्टार्ट करा है, तो माउंटेनियरिंग के साथ पावर लिफ्टिंग करना, ये कहाँ से आया विचार? मुझे स्टार्टिंग से वेट लिफ्टिंग या फिर हैवी वेट लिफ्ट करना बहुत पसंद है। लाइक जब मैं जिम में जाती थी तब भी मेरा यही रहता था माइंडसेट कि मुझे जितना लड़के वेट उठा रहे उतना वेट उठाना है जिम में। तो वहाँ से हैवी वेट से वर्कआउट करते करते मेरे अंदर, मतलब मुझे था कि मैं हैवी डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स वगैरह करती थी, तो मुझे था कि कभी ना कभी मुझे पावर लिफ्टिंग में भी compete करना है। कि मैं जो गेम खेलना मुझे पसंद है मैं वो गेम खेलूँगी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और मैं खुद को मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाना, प्रूफ करना चाहती हूँ। तो माउंटेनिंग और पावर लिफ्टिंग एकदम डिफरेंट है। एक है एंड्योरेंस का, स्टेमिना, एक है स्ट्रेंथ का गेम। तो जब ऑफ सीज़न होगा तो मैं पावर लिफ्टिंग कर सकती हूँ। बॉडी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए एंड्योरेंस के साथ साथ। तो पावर लिफ्टिंग ऐसे स्टार्ट किया मैंने। तो पावर लिफ्टिंग की जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो एंड्योरेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो जब मैं क्लाइंब करने जाती हूँ तो मैं 1 या 2 महीने पहले स्विच कर देती हूँ अपनी ट्रेनिंग। उसमें मैं फिर पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर पाती। उसमें अगर मैं वो करूँगी तो फिर मैं माउंटेनिंग की ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। क्योंकि जब मैं अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मैं अगर 4-5 किलोमीटर रनिंग करना चाहूँगी तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ तो बॉडी वैसी अडप्ट हो जाएगी, तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा रनिंग करने में। बट जब मैं स्विच करूँगी, जब मैं माउंटेनिंग के लिए ट्रेनिंग करूँगी, स्विमिंग करूँगी या फिर रनिंग करूँगी 1-2 महीने कंटिन्यूसली, तो फिर वापस से मैं वेट कम लिफ्ट करूँगी उस टाइम।
तो दोनों डिफरेंट है, बट हाँ मुझे था कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे पावर लिफ्टिंग में भी जाना है, मुझे इतना वेट उठाना है कि बस सबसे स्ट्रांग मैं ही हूँ। अभी तक तो मैं इस फील्ड में, मतलब इस गेम में एकदम नहीं हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया की टॉप पावर लिफ्टर भी बनूँ। आप उठा लोगे? आपको देख के लग रहा है कि आपकी जो अभी तक की जर्नी है उसको देख के एक ही चीज़ लग रही है कि जो टफनेस का दूसरा नाम भाविका है। जो सोच लिया, जो ठान ली, वो करना ही करना है। लाइक मैंने अभी तक बास्केटबॉल खेल रखा है, स्कूल में थी मैंने बास्केटबॉल खेला, उसके बाद मुझे शॉट पुट खेलना था, उसमें मैं अच्छी थी, मैंने शॉट पुट भी करा। उसके बाद माउंटेनिंग में मैं आई, फिर उसके बाद मुझे था कि यार मुझे जिम में मुझे अच्छा लगता है हैवी वेट लिफ्ट करना। होता है सबका, लाइक किसी को रनिंग करना पसंद है, लॉन्ग रन पे जाना पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं हैवी वेट लिफ्ट करूं। मैं वीकेंड पे भी मैं कहीं नहीं जाती, मैं कोई वीकेंड वगैरह नहीं करती, मैं जिम जाती हूँ। मेरा जब मुझे बॉडी ऐसे लगा फटीग हो रही बहुत ज़्यादा, उस दिन मैं रेस्ट ले लूँगी, बाकी मुझे वर्कआउट करना है। वर्कआउट नहीं करूँगी, वेट लिफ्ट नहीं करूँगी, तो मुझे ऐसा लगेगा यार कुछ मिस हो रहा है, कुछ नहीं किया है। तो मुझे अच्छा लगता है पावर हैवी वेट्स लिफ्ट करना, तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया। आपको लगता है भाविका जी, जो जैसे अभी आपने बताया आपने पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हो, आप माउंटेनिंग भी कर रहे हो, इससे पहले भी आप बहुत गेम खेल चुके हैं, तो आपको लगता है जब आपके सपने बड़े होते हैं तो जो डिसिप्लिन होता है या जो भी मेंटल टफनेस होती है वो ऑटोमेटिक आती चली जाती है? बिल्कुल। अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें काम आई है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे। इंसान को डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं होंगी, मैं भी दूसरों जैसे पार्टीज़ में चली गई, या फिर चलो आज जिम छोड़ देते हैं, मन नहीं कर रहा है, या फिर बहुत थकी हुई हूँ जिम छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं जो मेरा गोल है वहाँ वो अचीव कर ही नहीं पाऊँगी। अब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी पूरी जर्नी में, या फिर जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो वहाँ तक पहुँचने में। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे भाविका जी, क्योंकि आपने भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, मेंटली आप हर बार मतलब आपने बाउंस बैक किया है, आप पहले से ज़्यादा तेज उठे हैं, ज़्यादा आगे तक गए हैं अपनी लाइफ में। हमारे जो दर्शकों को, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चली जाती है। यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर सिचुएशन को फेस करना है, हर सिचुएशन से लड़ना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है तुम्हें आज रिज़ल्ट नहीं मिले, तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, या फिर आज नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा और तुमने हार मान ली, ख़त्म कर दिया कि बस मैं आज नहीं हो रहा, कभी नहीं हो पाएगा, इतने टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तो हार मान ली। हार कभी नहीं माननी है, तुम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा मिल जाए तुम्हें, क्योंकि जो चीज़ जल्दी मिलती है, जिसमें मेहनत नहीं लग रही है, वो इतनी खुशी नहीं देती है। प्लस हो सकता है वो परमानेंट ना हो। जो चीज़ ज़्यादा मेहनत करा रही है उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, सब्र का फल भी मीठा होता है और लंबे टाइम के लिए चलेगी वो चीज़। भाविका जी, आपने दंगल मूवी देखी, उसमें एक डायलॉग था हरियाणवी, मारी छोरिया छोरा देख के अब कैसे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता वो डायलॉग स्पेशली आपके लिए ही बना था? हाँ, लड़कियाँ किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं। दूसरा, मैं तो ये मानती हूँ लड़कियों को लड़कों से कंपेयर ही क्यों करना। मतलब आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो चीज़ें कर सकती है जो शायद लड़के ना करे या फिर ना करने की सोचते। तो लड़कियों को लड़कों से तो कंपेयर करना ही नहीं। लड़कियां खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती कि उनको लड़कों का एग्जाम्पल देना ना पड़े। जैसे बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरी बेटी बेटों जैसी है, या फिर बेटे की कमी पूरी कर देती है ऐसी लड़की। भाई लड़के का एग्जाम्पल ही क्यों देना कि लड़के की कमी पूरी कर देती है। लड़कियां खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है कि लड़की लड़की ही है, और लड़कियों जितना स्ट्रांग भी कोई नहीं हो सकता। लड़के का एग्जाम्पल तो देना ही नहीं, कंपेयर ही नहीं करना। मैं वो चीज़ सोचती ही नहीं हूँ कि लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है या उनसे ज़्यादा कर सकती है। मतलब लड़कियां हर चीज़ में बेटर है, लड़के अपनी जगह, लड़कियां अपनी जगह, और लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती है। लड़कों से कंपेयर करती भी नहीं मैं। एक चीज़ और, जो जितने भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो जब स्पेशली जब लड़कियां बोलती हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये करना है, तो उन पे बहुत रोक टोक लगाई जाती है।
तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपका बच्चा करना चाहता है, लड़का हो या लड़की हो, जो कुछ करना चाहता है उन्हें करने दो, एक चांस दो एटलीस्ट। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे घर वालों ने भी डाउट किया था, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कैसे बाहर जाएगी, कैसे अकेली रहेगी। बट मैंने कहीं ना कहीं बोला था, मम्मी आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं जो करने चाह रही हूँ मैं करके आऊँगी। मेरी मम्मी को तब तक भी लगा था जब तक मैंने बेस कैंप भी नहीं किया था। मेरी मम्मी बोल रही थी मैं कि बेस कैंप करना है, मेरी मम्मी ने कहा क्या करेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट जब मैंने बेस कैंप किया तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा लगा हाँ ये कुछ कर सकती है। फिर जब मैं एलब्रूस करके आई तो मेरी मम्मी को पूरा हो गया कि नहीं, इसने जो कहा वो इसने कर लिया। तो मेरे घर वालों ने मुझ में विश्वास किया, मेरी मम्मी ने मुझ में ट्रस्ट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। बहुत सोसाइटी, रिश्तेदार, कोई विश्वास नहीं करता है। वो लोग तब आएंगे आपके पास जब आप कुछ अचीव कर लोगे। तो एक आप ही हो, पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो रिश्तेदार होते ही बोलने के लिए, चार लोग, चार मुंह, चार बातें। तो ये सब नहीं सोचना है। जो आपको बच्चा करना चाहता है उसे करने दो और उसे सपोर्ट करो। और आप लोग उसे सपोर्ट करोगे ना तो उसके अंदर भी रहेगा कि हाँ मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो भाविका जी, पहाड़ों से प्यार करते करते आपने सोशल मीडिया पे 1 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उनके टारगेट को छू लिया। तो क्या ये जर्नी पहाड़ चढ़ने जितनी ही कठिन थी? मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया कि मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस शेयर करूँगी सोशल मीडिया पे, ताकि मुझे देख के कुछ लोग मोटिवेट हो, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। तो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर लोगों को वीडियोस पसंद आने लगी मेरी, उसके बाद वायरल जाने लगी, फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो फिर लोग बोलते थे आपकी स्माइल अच्छी लगती है, तो वर्कआउट की वीडियोस डालती थी, प्लस कुछ रैंडम वीडियोस डालती थी। तो ऐसे करते करते फॉलोअर्स बढ़ गए। बट हाँ, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लाइक इतने फॉलोअर्स होने के बाद वापस से फिर तो हो जाता है कि कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों को पसंद है मुझे देखना, प्लस मुझे देख के कोई खुश हो रहा है, मैसेज करते हैं आपको देख के भले अच्छा लगता है, आपकी स्माइल अच्छी लगती है, या फिर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर लोग मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, किसी ने मुझे देख के जिम जाना स्टार्ट किया है, मेरी जर्नी से मोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे उनके लिए वीडियोस शूट करनी है ताकि मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आप देखते हैं जितने भी आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं अपन, तो लड़कियां खासकर क्यूट रील्स बनाना उसमें ज़्यादा बिलीव करती हैं। आपकी जो रील्स होती हैं वो मेहनत वाली रील्स होती हैं, लाइक आप उन रील्स को जीते हैं, मतलब जीते हैं प्रॉपर। तो आपको अच्छा लगता है जो भी लोग मोटिवेट होते हैं, आप देखते हैं उनको कि? बिल्कुल अच्छा लगता है। बहुत बार होता है, लोग मिलते हैं मुझे, देख लेंगे, बोलेंगे दीदी आपको देख के वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मैं बस, मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मुझसे कोई मोटिवेट हो रहा है, या फिर मैंने इतना एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया, फिर इतना कुछ अचीव कर लिया कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ साथ मैं दूसरों को भी फिट रख पा रही हूँ, या फिर मैं शेयर करती हूँ बहुत हेल्थ रिलेटेड टिप्स वगैरह, वर्कआउट या फिर अपनी ट्रेनिंग। तो मैं बिलीव करती हूँ, मेरे हिसाब से मुझे फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाना पसंद है। बहुत सी लड़कियाँ होती है जिन्हें दूसरे टाइप की वीडियोस बनाना पसंद है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, और अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है कि दीदी कहीं पंगा हो जाएगा, आपको बुला लेंगे, आप आ जाना। मैं आ जाऊँगी। और क्या चाहिए, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या चाहिए। जी। तो भाविका जी, ऐसा है कि अभी जो आपकी क्लाइंब लिस्ट है, जो भी माउंटेन क्लाइंब लिस्ट है, तो अभी इन फ्यूचर में कौन सा आप क्लाइंब करने वाले हैं? इन फ्यूचर मेरा 7 कॉन्टिनेंट का टारगेट है, जिसमें से मेरे 2 कॉन्टिनेंट हो गए, यूरोप और अफ्रीका। अब जो मेरे बचते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया जिसमें एवरेस्ट आता है, एंटार्क्टिका। तो इसके बाद मेरा टारगेट है ऑस्ट्रेलिया करने का। ऑस्ट्रेलिया क्लाइम करना चाहूँगी, उसके बाद अमेरिका, और माउंट एवरेस्ट तो है ही है। जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इन फ्यूचर में जो भी क्लाइम्स आने वाले हैं उनके लिए। थैंक यू। और जैसे ही सारी क्लाइम्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा आइएगा। बिल्कुल आऊँगी।